सहारा प्रणाम, आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। भारत में कोरोना को लेकर हाहाकार है। मामले अब 2.5 लाख से ज्यादा हो गए हैं और सिर्फ इकलौती चुनौती ये नहीं है। ये कहा जा सकता है कि कोरोना सबसे बड़ी चुनौती इस समय देश के सामने जरूर है, लेकिन कोरोना से भी इतर कई और समस्याएं हैं जिनसे देश इस समय जूझ रहा है। बंगाल में अम्फान है, महाराष्ट्र में निसर्ग है, तबाही का मंजर चारों तरफ है, लोग परेशान हैं, हालात खराब हैं। लेकिन ऐसे वक्त पर जब जरूरत थी इस क्राइसिस को मैनेज करने की, इस क्राइसिस मैनेजमेंट की जरूरत थी जिसको तरीके से किया जाना था, सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभाती। लेकिन इस हाहाकार में भी नजरें चुनावी गणित पर टिकी हुई हैं। बीजेपी ने चुनाव प्रचार का नया तरीका खोजा है। बीजेपी अब देश के अलग अलग हिस्सों में डिजिटल रैलियां कर रही है और इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि जब देश में हाहाकार है तो फिर यह डिजिटल प्रचार क्यों और कितना सही? जी हां, इसी डिजिटल प्रचार का हम जिक्र करेंगे इस हाहाकार के बीच जो इस समय देश में बना हुआ है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने कल बिहार में पहली वर्चुअल रैली को संबोधित किया। बिहार जनसंवाद उसे नाम दिया गया, उसके लिए बाकायदा बड़े इंतजामात किए गए। कहा तो यह जा रहा था कि रैली मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल के पूरा होने पर है और सरकार के रिपोर्ट कार्ड को पेश करने के लिए है, लेकिन असलियत में दरअसल रैली की जो रूपरेखा तैयार हुई वो बिहार में आने वाले चुनाव के मद्देनजर तैयार की गई, उसी को साधती हुई नजर भी आई। अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए पहले सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, उनका बखान किया। इसके बाद फिर बिहार की चुनावी नस को पकड़ते हुए जंगल राज से लेकर भविष्य में गठबंधन का चेहरा कौन होगा सब पर बात की और कह ये भी दिया कि लालटेन का जमाना अब बीत गया है और अब जमाना एलईडी का है। उड़ीसा में जिस समय हम अब इस चर्चा को शुरू करेंगे उस समय भी उड़ीसा में अमित शाह बोल रहे हैं। बीजेपी के इस वर्चुअल प्रचार पर हालांकि विपक्ष आक्रामक है, विपक्ष ने निशाना साधा है। आरजेडी ने तेजस्वी के नेतृत्व में थाली बजाकर रैली का विरोध किया है और सिर्फ बिहार में नहीं देश भर में बीजेपी ने वर्चुअल रैली के जरिए जनता को साधने का एक मेगा प्लान बनाया है। अपने बड़े चेहरों को जिम्मेदारी सौंप दी है कि अलग अलग राज्यों में आप जनता के बीच जाइए, वर्चुअली ही सही, लेकिन सरकार की उपलब्धियों को सामने रखिए। खैर, इस तरह की स्थिति में क्या ये सही है, क्या ये जायज है और क्या वाकई जनता तक अब आप उस तरीके से अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं? क्या जनता के साथ आप इस महामारी में कनेक्ट कर पा रहे हैं? इस चर्चा में हमारे खास मेहमान इस समय जो साथ होंगे उनका तारुफ आपसे करा दें। दिनेश सिंह हमारे साथ बीजेपी के नेता होंगे, साधना भारती कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगी, नवल किशोर हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं आरजेडी से और राहुल लाल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस पैनल का हिस्सा हैं। सभी का बेहद स्वागत इस चर्चा में। और दिनेश सिंह, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से, कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे जिस समय पर आपको क्राइसिस मैनेजमेंट करना था, जिस समय पर आपको जनता से कनेक्ट करना था, जिस समय पर आपको जिन लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, जिन लोगों के टेस्ट नहीं हो रहे हैं और अनलॉक के चलते जो स्थितियां और अब विभत्स हो रही हैं और खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही हैं, उस पर चीजें मैनेज होनी थी। ये चुनावी गणित कहां से ले आए आप लोग? गरिमा जी, मुझे लगता है कि सरकार या संगठन को चलाने के लिए संपर्क और संवाद बहुत आवश्यक है और ये परिवार में भी होता है और संगठन में भी होता है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार ही मानते हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है गरिमा जी। ठीक है, कोरोना की वैश्विक महामारी जब पूरे देश में जैसे आप कह रहे हैं चल रहा है, उस कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन की स्थिति में भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे वरिष्ठ नेता अपने सारे कार्यकर्ताओं का हालचाल वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से रहते गए। हम सौभाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस लॉकडाउन में भी, इस वैश्विक महामारी में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा हालचाल पूछा। मुझे नहीं पता है कि दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाल उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूछा या नहीं पूछा। ये सिर्फ अभी जवाब गलत जा रहा है, आपका जवाब गलत जा रहा है। मेरा सवाल ये था ही नहीं। मैं जरूर आपको बोलने का मौका देती अगर आप सही ट्रैक पर होते, आपकी बात पूरी करने का मैं मौका जरूर देती, लेकिन जवाब आपका गलत जा रहा है। सवाल मेरा ये नहीं है कि वो आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे हालचाल पूछ रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि उनकी जो पूरी कल की रैली थी, जिसे जनसंवाद रैली का नाम दिया गया, अभी भी आप सुन सकते हैं, अगर आपको आपके पास व्यवस्था हो मोबाइल की तो सुन लीजिए जरा 5 मिनट। उड़ीसा में जब वो बोल रहे हैं तो उसमें कोरोना पर चर्चा नहीं है, उसमें देश के सामने जो क्राइसिस है उसके मैनेजमेंट पर चर्चा नहीं है, जो लोग परेशानी में हैं, जो गंभीर हालात में लोग फंसे हुए हैं, उन पर चर्चा नहीं हुई। सर, माफी के साथ कहना चाहूंगी, उसमें चुनावी गणित को साधने की कोशिश हुई और समझदार व्यक्ति समझ सकता है। मैंने पूरी रैली सुनी है गरिमा जी, मैंने पूरी रैली सुनी है। नहीं, बिल्कुल। आप 30 सेकंड देंगे? आप 30 सेकंड देंगे? कहिए कहिए। आप 30 सेकंड देंगे? कहिए सर। आप 30 सेकंड देंगे? आप 30 सेकंड देंगे? आप 30 सेकंड देंगे? गरिमा जी, पहले उस पर सरकार के कार्यकाल की बातें की गई, उस पर हमारे कार्यकर्ता की आगामी योजना क्या होगी इस पर बात किया गया, और वैश्विक महामारी में सेवा ही संगठन है, ये माननीय गृह मंत्री के द्वारा कहा गया, और करोड़ों लोगों तक हमने खाना, हमारे कार्यकर्ताओं ने खाना पहुंचाया, लोगों की सेवा की है। और एक संगठन का यही उत्तरदायित्व होता है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने किया है। बाकी तो पार्टियां नेपथ्य में इस वैश्विक महामारी में भी राजनीति कर रही हैं, कहीं बसों के नाम पे राजनीति कर रही हैं, कहीं ट्विटर पर वार खेल रही। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो वास्तव में वैश्विक महामारी में भी लोगों के सेवा कार्य में लगी हुई है। आज समाज अपना उत्तरदायित्व पूरा कर रहा है, समाज, सरकार के साथ साथ समाज भी कैसे इस काम में जुड़े, उसके लिए हमारी पार्टी उस दिशा में काम कर। लेकिन साथ में ये भी कह देते हैं कि लालटेन का जमाना चला गया, अब एलईडी का जमाना है। दिनेश जी, ठीक है, समझाइएगा, आप जरूर समझाइएगा अपनी बातें, हम भी प्रयास करेंगे कि आपके तरीके से हम भी समझ पाए, लेकिन वोटर नहीं समझेगा सर। वोटर नहीं समझ रहा है, या फिर वो लोग, वोटर को भी छोड़ दीजिए अभी चुनाव, क्योंकि आपके तो गणित में शामिल है, लेकिन फिलहाल लोगों के गणित में वो बात शामिल है जिसकी इस समय उन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इलाज, इस समय उन्हें जरूरत है उस चीज की जिसके चलते लोग मारे फिर रहे हैं। खैर, हमारे साथ साधना भारती भी हैं और डॉक्टर नवल किशोर भी हैं। डॉक्टर नवल किशोर, क्योंकि हमने अभी मोटी चर्चा की है बिहार की उस रैली पर जो कल हुई है, तो इसीलिए पहले जवाब आपका बनता है। सहमत है कि आप दिनेश जी की बातों से? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, वर्चुअल रैली कह के जब आप कहते हैं कि ये जनसंवाद है और आपने उसमें जो भी बातें कही वो राजनीति से प्रेरित है, अपनी प्रचार से प्रेरित है, वो चाहे राम मंदिर की बात हो या ट्रिपल तलाक की बात हो या 370 हो या 35 से हो, जो भी बात उन्होंने कही, जब आज देश पूरी तरह से कोरोना महामारी के संकट से गुजर रहा है, उसमें आपका जो पूरा 5 का 5 लॉकडाउन फेल रहा, आपके मैनेजमेंट तो स्वास्थ्य प्रणाली के व्यवस्था थे वो सारे फेल रहे, उस पर आप कुछ बात नहीं कहे। बिहार सरकार पूरी तरह से फेल रही। माइग्रेंट लेबर का मुद्दा हो या क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था का मुद्दा हो या आइसोलेशन सेंटर में रेप का मुद्दा हो या कोरोना महामारी के दौरान में बड़े बड़े अपराध का मामला हो, ये तमाम मुद्दों पर बिहार सरकार पूरी तरह से फेल रही। इन विषयों पे कुछ बात बोलने के अलावा वह केवल चुनाव प्रचार करते दिखे। आपको ध्यान होगा कि उन्होंने लास्ट में ये भी बोला कि बिहार में हम 2/3 बहुमत से आएंगे। जब ये चुनाव रैली नहीं था, चुनाव प्रचार नहीं था, तो इस तरह की बात करने का क्या जरूरत था? जब जरूरत है कोरोना संकट से उबारने के लिए, आप चुनाव की बात कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। ठीक है डॉक्टर नवल किशोर, एक काउंटर क्वेश्चन आपका भी है। आप मजदूरों के पलायन पर बात कर रहे हैं, आप महामारी पर बात कर रहे हैं, सरकार के फेलियर पर बात कर रहे हैं, बिहार सरकार के फेलियर पर अभी आपने बात की। विपक्ष के नाते आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा सर? देखिए, विपक्ष के नाते तेजस्वी, मैं बता रहा हूँ आपको, विपक्ष के नाते सकारात्मक तेजस्वी यादव ने जो प्रतिपक्ष है शुरू से सरकार के कोऑपरेट करने का कोशिश किए। उन्होंने अपने सारे एमएलए के तनख्वाह में से 50% देने का नोटिस जारी किया। उन्होंने अपने पार्टी फंड से रुपए दिए। उन्होंने अपने सरकारी आवास को क्वारंटाइन सेंटर का प्रस्ताव दिया। उन्होंने 20 ट्रेन का खर्च देने के लिए किया, 5000 बसों का खर्च देने के लिए किया। अगर सरकार हमसे सहयोग लेने के लिए तैयार नहीं है, उसको लगता है कि गरीबों की बात अगर करेंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि गरीब से उनका कोई लेना देना नहीं है। गरीब के मौत पे जश्न मनाने वाले ये पार्टी किसी तरह से कोई राहत नहीं दिया है।
आपने लेटेस्ट देखा होगा, अगर बिहार पुलिस का चिट्ठी देखा होगा, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो बाहर से माइग्रेंट लेबर आएंगे वो यहाँ लूटेंगे, हिंसा करेंगे, यहाँ अपराध करेंगे। और वही नहीं, उन्होंने बोला कि 15 जून से यहाँ पर पूरे राहत काल समाप्त हो जाएंगे। ये जिस राज्य के सरकार का यह उद्देश्य हो, आप समझ सकते हैं वो किस तरह से गरीबों को। ठीक है डॉक्टर नवल, इसी पर ठीक है डॉक्टर नवल, इसी पर दिनेश सिंह से जवाब ले लें। दिनेश जी, आप कह रहे हैं कि ये तो हालचाल पूछने वाली रैली थी, इसमें तो तमाम लोगों के हालचाल पूछे गए हैं, फिर 2/3 बहुमत की बात कहां से आ जाती है? असल में क्या है कि अभी जो नवल जी कह रहे थे कि उनके नेता जब वैश्विक महामारी में लोगों को जनता के बीच में होना चाहिए, तो उनके नेता दिल्ली में बैठकर एयर कंडीशन में बैठकर यहाँ मौज कर रहे थे। देखिए, आप प्रस्ताव देने की बात दूसरी है, इसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह प्रस्ताव दे रही थी। वो प्रस्ताव दे रही थी कि हम सारे जो सभी भाइयों को उनकी ट्रेनों का खर्चा वो देंगे। दिया, एक भी ट्रेन का पैसा दिया उन्होंने। यही प्रस्ताव वहां पर तेजस्वी यादव जी ने, जब करना होता है तो बताना नहीं होता है, सिर्फ टीवी पर बैठकर आप बकवास करते हैं। आप जरा बीच में मैंने एक शब्द नहीं बोला, नवल जी, बीच में मैंने एक शब्द नहीं बोला। आपने जो बकवास की मैंने सुनी, सुनिए गरिमा जी, मैंने इनके बीच में बोला, बीच में बोलने की बीमारी है क्या? बीच में बोलने की बीमारी है आपको? आपके बीच में मैंने एक शब्द बोला, एक शब्द बोला। मंत्रालय ने क्या कहा? ये डॉक्टर नवल सुन लीजिए, डॉक्टर नवल पॉइंटेड सवाल था, पॉइंटेड जवाब सुन लीजिए। दिनेश जी को कहने दीजिए। जी दिनेश जी बताएं। अरे जरा चुप हो जाइए। गरिमा जी, मुझे बोलना है, किनको बोलना है? जी कहिए, आप कहिए, पर जवाब पॉइंटेड सर, जवाब पॉइंटेड। अगर हालचाल पूछने वाली रैली थी तो फिर 2/3 बहुमत का प्रश्न कहां से आया? बिल्कुल जी विजय, मेरी कोई बात से आपत्ति है तो अपने समय में नवल जी आप बिल्कुल आपत्ति उठाइए। मैंने आपको सुना, मैंने कहा कि इसलिए अगर आपको करना है तो आपको करना। जी बिल्कुल पॉइंटेड। इसलिए जब आप देखिए गरिमा जी, जब अच्छा आप काम करते हैं, सरकार की उपलब्धियों की हम बात करते हैं, तो उसका परिणाम भी सकारात्मक होता है। हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, अगर सरकार अच्छा करेगा तो निश्चित तौर पर जनता का रिस्पांस भी अच्छा होगा। और माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि लालटेन का युग नहीं है, एलईडी का युग है, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी दिल्ली से एलईडी के माध्यम से जुड़े थे। आपके दिमाग में अभी गुलामी की मानसिकता है, आपके दिमाग में अभी राजशाही की मानसिकता है। आप कार्यकर्ताओं से दूर रहिए। करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनको सुना और पेट में दर्द जो है वो आरजेडी को हो रहा है। आप ही का तर्क है ना सर? ठीक है, हमें तो सिर्फ सवाल, ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गया। आप कह रहे हैं कि एलईडी के जरिए जुड़े थे, तो लालटेन और एलईडी, एक एलईडी दूसरी है जिसके जरिए जुड़े थे, एक एलईडी दूसरी है जिसका जिक्र वो कर रहे थे। खैर, मुझे थोड़ी सी हंसी भी इस बात पर आ गई। खैर, लेकिन आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ साधना जी भी हैं और राहुल लाल हैं। सबसे पहले साधना जी, एक छोटा सा कमेंट आपकी तरफ से, उसके बाद राहुल जी के पास चलेंगे। नहीं बोल रही हूँ, सुन रही हूँ इनकी बातें। मतलब एक नेशनल टेलीविजन झूठ बोल देना, तो कभी सोचा ना था कि ऐसा भी दौर आएगा कि झूठ को सच के बाजारों में बेचा जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि कर्ज के कारण आत्महत्या करने वाला किसान क्या कोरोना के कहर में इनके कर्ज पैकेज के तले आत्मनिर्भर बन पाएगा? ये बात कर रहे हैं कि रैलियां कर रहे हैं हम। मैं पूछना चाहती हूँ, आपने अनप्लान्ड लॉकडाउन कर दिया और उस अनप्लान्ड लॉकडाउन से आप देख रहे हैं कि करोड़ों करोड़ प्रवासी दुर्घटनाओं में मारे गए, सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। यही नहीं, जिस लॉकडाउन में सब लोग बंद थे, उस लॉकडाउन में महिलाओं के साथ अत्याचार और अनाचार करने वाले वैश्य दरिंदे खुले घूम रहे थे। उत्तर प्रदेश की 3 जगहों की घटना, आगरा, मैनपुरी के अंदर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हुए। 29 मई को जौनपुर की एक 17 वर्षीय निषाद बेटी के साथ बलात्कार की घटना हुई और उसके बाद उसके परिवार को धमकी दी गई, उस बेटी की हत्या कर दी गई। ये कहां सो रहे हैं? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, नए नए झूठ बोलने का काम करते हैं। मैं यही कहूंगी कि मोदी जी तो थाली बजवाकर उत्सव मनाते रहे, करोड़ों प्रवासी घरों को पैदल जाते रहे, भूखी भटकती रही जनता, होती रही मौतें, और मोदी जी केवल अपनी मन की बातें सुनाते रहे। मजदूरों के मन की बात भी सुनिए। ये समय वर्चुअल रैली करने का नहीं है सर, ये लॉकडाउन जो आपने अनलॉक प्रथम किया है, इस पर ध्यान दीजिए। आपके ही समय में इतने लोग मर गए, महिलाओं के साथ अत्याचार, आप कुछ
पत्नी की जहाँ मौत हुई आपने गज को जोड़ के देखा, तो अगर गज गणेश जी है तो क्या जो देश की बेटियां हैं वो भारत माता नहीं दिखाई देती क्या आपको? क्या कर रहे हैं आप हर जगह पर ग्राउंड जीरो पर आपका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। 20 लाख करोड़ की योजना आपने बताई, ये तो वही बात हो गई ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल ला गया सिंदूर। ठीक है साधना जी, ठीक है साधना जी, ठीक है। राहुल लाल के पास चलेंगे। राहुल जी, आपने तीनों मेहमानों को सुना, आपने आरजेडी को सुन लिया और कांग्रेस को सुन लिया और बीजेपी का तर्क क्या है इसके पीछे वो भी आपने सुना। आपकी प्रतिक्रिया इस पर, आप किस तौर पे देखते हैं देश में इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरी तस्वीर को, इस हाहाकार को और उसके बाद इस चुनावी प्रचार को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी की जो प्रतिक्रिया है और बीजेपी जो चुनावी प्रचार कर रही है वो काफ़ी आश्चर्यजनक है। कल ही हम लोग आंकड़ा देखते हैं, कल 9,971 पे जो है कि वो एक तरह से 24 घंटे में आंकड़े बढ़े थे और हम लोगों ने इटली को पीछे छोड़ दिया था। अभी आज हम लोगों ने मैं आपको रोक रही हूँ। अभी जो बीजेपी ने तर्क दिया, दिनेश सिंह यहाँ पर बीजेपी के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हालचाल पूछने वाली रैली थी, इसमें कुछ भी चुनावी गणित के जैसा कुछ था ही नहीं। आप इस तर्क से सहमत हैं क्या? नहीं, इस तर्क से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और ये एक तरह से ऐसा लग रहा है कि जो लॉकडाउन खोला जा रहा है वो खोला ही इसलिए जा रहा है कि आप चुनाव प्रचार करना चाहते हैं। जब लोकतंत्र में जनता ही सुरक्षित नहीं होगी फिर चुनाव प्रचार का क्या महत्व है? तो आपकी प्राथमिकता आपने प्राथमिकता में रखा हुआ है कि लोगों को उनके हाल पे छोड़ दे। वही मैं कह रहा था कि आज हम लोगों ने स्पेन के आंकड़े को छोड़ दिया, आज हम लोग 5वें स्थान पे पहुंच चुके हैं और जो स्थितियां हैं हम लोग ब्रिटेन को छोड़ के 4थे स्थान पे भी पहुंच जाएंगे। हम तीसरे नंबर पर हैं सर, आज हम तीसरे नंबर। तो अब आप सोच के देखिए कि हम लोग की स्थितियां कैसे काफी तेजी से बदलती चली जा रही हैं। तो इस समय सरकार की पूरी प्राथमिकता होनी चाहिए कि किसी तरह से जिंदगी को बचाया जाए, लोगों को बचाया जाए। यहाँ पे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान की बात की गई, पूरे तमाम तरह की चीज़ें इस सरकार ने अपने दावों में कराई। हम लोगों ने ये देखा कि केंद्र सरकार ने क्या जो है कि अपने हलफनामा में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि कोई डॉक्टर या कोरोना से संबंधित जो कोरोना वॉरियर्स हैं अगर वो संक्रमित होते हैं तो अपने संक्रमण की सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद उनके ऊपर है। आज स्थिति यह है कि एम्स में बहुत सारे डॉक्टर्स चिंतित हैं कि हमने पीएम केयर फंड में पैसे दे दिए, उनके पीपीई किट की गुणवत्ता सही नहीं है, 350 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। तो स्थिति यह है कि आज ही गुजरात में भी रैली हो रही है, भाजपा अध्यक्ष गुजरात में रैली कर रहे हैं और गुजरात के अहमदाबाद की स्थिति यह है कि वहां पे प्रति 10 लाख आबादी पे देश में महानगरों में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा वहीं पे है। 115 लोग वहां पे, सेकंड नंबर मुंबई का आ रहा है जहां पे 85 लोग मर रहे हैं प्रति 10 लाख पे। तो इस समय हमारी अर्थव्यवस्था हमारे हाथ से बाहर है। वो माना जा रहा है कि इसमें -10 से -15 के बीच में है कुछ। सरकार ने जो है कि उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। कोरोना को कैसे कंट्रोल करें, दुनिया के कई देशों ने इसको कंट्रोल किया, हम लोग वहां से सीख ले सकते थे, वो प्राथमिकता में नहीं है। प्राथमिकता में है बिहार के चुनाव, प्राथमिकता में है गुजरात के राज्यसभा के चुनाव। देश इसको समझ रहा है क्या सर? देश, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर चुनावी गणित भी बीजेपी लगाने की कोशिश कर रही है तो देश के लोग तो सुन रहे हैं ना। कल क्लेम किया भी है कि तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने इस रैली को देखा है वर्चुअल मीडियम से। समझ रहा है देश के लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से समझ रही है, मैं तो कह रहा हूं कि वो पार्टी थी जो कहती थी मेरा बूथ सबसे मजबूत, पन्ना प्रमुख। आप इस तरह के सिस्टम का प्रयोग करते इस कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ने में, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने की जब दावा कर रहे हैं और इस तरह की व्यवस्था के द्वारा आप चुनाव मैनेजमेंट लड़ते हैं तो अभी उसी मैनेजमेंट का प्रयोग इस महामारी से लड़ने में भी आप कर सकते थे। दिनेश सिंह कैसे डिफेंड करेंगे भाई? कैसे डिफेंड करेंगे आप बताएं जरा। ऐसा तो नहीं है ना जो चीजें हम बता रहे हैं वो छिपी हुई चीजें, फैक्ट्स हैं सर। सवाल इनसे पूछ लीजिए। हाँ। एक और सवाल पूछ लीजिए प्लीज। बताएं। उनके चश्मे को हम उतार भी नहीं सकते क्योंकि चीजों को जानते हुए जब आप चीजों को दूसरी तरह ले जाना चाहते हैं, आपको तो चश्मे की भी जरूरत नहीं है। रुकिए ना, बीच में बोला क्या? डॉक्टर नवल किशोर सुन लीजिए, प्रोग्राम अब खत्म करने का समय, सुन लीजिए एक दफा। मैं सबको सुना। देखिए, ये नहीं जो अभी राहुल लाल जी कह रहे हैं कि हमारे पन्ना प्रमुख है, हम बूथ तक जा रहे हैं, हम बूथ तक हमारा संपर्क अभियान भी शुरू होने वाला। मेरा ये सवाल था ही नहीं आपसे, मेरा ये सवाल छोड़ दीजिए ना। राहुल लाल क्या कह रहा है, मैं तो सीधे सवाल पूछ रही हूँ आपसे। क्या आप उन तस्वीरों को नकार देंगे क्या, जो अव्यवस्था की तस्वीरें हैं, जो खराब हालात की तस्वीरें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, नकार देंगे क्या उन चीजों को? तो ऐसे में चुनाव, ऐसे में मुझे बताइए इलेक्शन मैनेजमेंट ज्यादा जरूरी है, बहुत पॉइंटेड सवाल, या फिर क्राइसिस मैनेजमेंट ज्यादा जरूरी है? सीधी पता होगा, उसको भी पता है कोई गुजरात में आम चुनाव नहीं होने जा रहा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पब्लिक रैली कर रहे हैं। अब समस्या यह है कि अगर राहुल लाल जी को लाल ही नजर आ रहा है तो कैसे इनके नाक से चश्मा हटाया जा सकता है? नवल किशोर जी का चश्मा कैसे हटा सकता है? संध्या जी को सब संध्या ही दिख रहा है। महाराष्ट्र में आज सबसे ज्यादा पेंडेमिक है, आज दिल्ली में सबसे ज्यादा पेंडेमिक है, आज झारखंड की क्या स्थिति? वहाँ राहुल गांधी हाथ डाल देते हैं। हम सरकार में शामिल है, हमारी सरकार
सही दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे संगठन सेवा का काम कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी आपदा प्रबंधन को लेकर नहीं किया, जबकि आपदा प्रबंधन से निपटने की पूरी जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की थी। तो आप ये बताइए कि प्राथमिकता में गृह मंत्रालय का पद है? नहीं सुन पाएंगे राहुल जी, नहीं सुन पाएंगे, कुछ भी नहीं सुन पाएंगे दर्शक। बोलने दीजिए दिनेश जी को। मैं ये कह रहा हूँ गरिमा जी, सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य आज पहली बार नहीं, हमने कहा संपर्क और संबंध और संवाद ये हमारी प्राथमिकता में है। हम सिर्फ चुनाव के समय में चुनावी नजरिए से हम संपर्क और संवाद नहीं करते हैं, हम हमेशा संपर्क और संवाद करते हैं। मैंने तो चुनौती दी, संजय जी बैठे, नवल जी ठीक है, मैंने इसको भी मान लिया कि आप हर समय पर संपर्क और संवाद करते हैं, लेकिन उस संवाद में प्राथमिकता तो तय की जानी चाहिए ना। जो मैसेज आपका जा रहा है आपकी तरफ से वो ऐसा नहीं जा रहा है सर, ये मान लीजिए आप। कार्यकर्ता समझ रहे हैं, पब्लिक भी समझ रही है कि इस रैली का उद्देश्य कहीं से भी चुनावी नहीं है। इस रैली का उद्देश्य निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने जो काम किया है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व, उसको लोगों को बताना और इस पैंडेमिक वैश्विक महामारी में समाज की क्या भूमिका है, कार्यकर्ता की क्या भूमिका है, जनता की क्या भूमिका है। बोलो ना जो प्रवासी मजदूरों। डॉक्टर नवल किशोर, हाँ, एक छोटा सा रिमार्क डॉक्टर नवल। मैं पूछ रहा हूँ, इनसे पूछिए कि अगर ये रैली कर रहे हैं तो इनको बोलना चाहिए कि मुझसे गलती हो गया, मैंने लॉकडाउन में योजनाबद्ध तरीके से लागू नहीं किया, मेरा बिहार सरकार पूरी तरह से फेल हो गया, माफी मांगना चाहिए, गरीबों से माफी मांगना चाहिए, नदी क्षेत्र में लोग से माफी मांगना चाहिए। फिर भी बात समझ नहीं आती आपको, ये झूठ नहीं आती है। चलिए खैर, डॉक्टर नवल आपके सवाल का जवाब तो ये हुआ कि अगर वाकई बिहार सरकार फेल रही है तो बस 6 ही महीने में चुनाव है, चिंता मत कीजिए, जनता जवाब दे देगी। राहुल लाल, एक कंक्लूडिंग रिमार्क। मैं कंक्लूडिंग में यही कहूंगा कि अभी भी केंद्र सरकार के पास समय है। इस समय स्टेट जो है कि वो फ्रंट फुट पे लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने नवंबर के महीने के बाद से उनको जीएसटी रिफंड नहीं दिया है, सहायता राशि तो अतिरिक्त चीज है। तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे लड़ेंगे? उनके पास संसाधन की भारी कमी है। कम से कम ये सब चीजें देखिए, केंद्र राज्यों के बीच में शानदार तालमेल के बीच में प्रथम प्राथमिकता में कोरोना और कोरोना के कारण हमारी अर्थव्यवस्था और तमाम तरह की जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसके ऊपर पूरा ध्यान रखिए। देश में चुनाव होते रहेंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे, अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी तो तमाम लोकतांत्रिक गाड़ियां चलती रहेंगी, लेकिन अभी इसका समय नहीं है। इस समय ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का, चर्चा में आप जुड़े, सबों ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ी चीज यही है कि इस समय क्राइसिस मैनेजमेंट होना चाहिए था। ये इलेक्शन मैनेजमेंट का समय नहीं है, और अगर बीजेपी इसको इस तौर पर डिफेंड करती है कि एक क्राइसिस मैनेजमेंट के ही चलते हुआ संपर्क और संवाद था, तो कम से कम मैसेज थोड़ा क्लियर होना चाहिए था। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, सहारा।